रात के ठीक 2:13 हावड़ा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 21 बिल्कुल सुनसान पड़ा था। लेकिन अचानक उस औरत की चीख 2 सेकंड के लिए आसमान फाड़ कर गई। हमारी महिला कर्मचारी ने पलट कर देखा। ट्रैक के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी। सफेद चेहरा, काली आंखें और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में झूल रही थी। और जैसे ही हमारी कर्मचारी ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो औरत उसकी तरफ भागने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, ये सिर्फ कोई इंटरनेट वाली कहानी नहीं है। ये मुझे एक ऐसे इंसान ने सुनाई है जो पिछले 9 साल से हावड़ा स्टेशन की रात की ड्यूटी में काम कर रही है। उसे रेलवे में लोग रात वाली मैडम कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा रात की ही शिफ्ट लेती है। और उस रात देखी गई चीज के बाद शायद दिन उजाला ही उसका सहारा बचा है। मैंने उनसे 3 घंटे तक बात की, एक एक डिटेल सुनी। उनके चेहरे पर डर अभी भी जिंदा था और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही, बेटा, कोई भी इंसान प्लेटफॉर्म 21 के उस हिस्से के पास अकेले मत जाना। वहां जो है वो रेलवे की दुनिया से नहीं आता, और अगर कहानी को रिकॉर्ड करना ही है तो प्लीज पूरा सच बताना। तो दोस्तों, मैंने वादा किया था और आज वो वादा निभा रहा हूँ। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो हावड़ा स्टेशन की असली रात का सच है। एक ऐसा सच जिसके बाद शायद आप अगली बार रेलवे स्टेशन पर रात को पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं चल पाएंगे। और ध्यान से सुनिए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये घटना आपके शहर में भी हुई हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मेरा नाम सुष्मिता नहीं, क्योंकि रेलवे में काम करते हुए हर चीज खुलकर नहीं कही जाती। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हावड़ा स्टेशन की रात कभी भी उतनी शांत नहीं होती जितनी दूर से दिखती है। उस रात समय था 1:45 AM। सर्द हवा खंभों के बीच अजीब सी सीटी बजा रही थी। कुछ पत्ते प्लेटफॉर्म पर उड़कर घूम रहे थी और दूर कहीं एक आवारा कुत्ता भी बिना आवाज किए किसी अदृश्य चीज को घूर रहा था। मेरी राउंडिंग प्लेटफॉर्म 17 से शुरू होकर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म 21 की तरफ बढ़ रही थी। उधर का हिस्सा हमेशा अंधेरा रहता है, जैसे किसी ने रोशनी से उस कोने को अलग कर दिया हो। मैं रोज जाती थी वहां, लेकिन उस दिन दिल भारी लग रहा था। क्यों? इसका जवाब बाद में मिला। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म 21 का पहला स्टेप चढ़ी, अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकलने लगा। हावड़ा में मई के महीने में धुआं, ये तो समझ के बाहर था। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी आगे फेंकी। खाली बेंचें, टूटे हुए विज्ञापन बोर्ड और रेल पटरी पर जमी धूल, सब कुछ सामान्य था सिवाय एक बात के। मेरी टॉर्च की रोशनी 3 सेकंड के लिए प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी कोने पर रुकी और मुझे लगा जैसे कोई खड़ा हो। एक औरत का साया, कंधे तक छलके हुए बाल और एकदम सफेद साड़ी। मैंने पलक झपकाई, साया गायब। शायद थकान है, मैंने अपने आप से कहा, लेकिन दिल ने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है। मैंने फिर टॉर्च आगे की। इस बार कोना खाली था, पर हवा में अभी भी किसी के होने की भारी सी गंध थी। एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट आई, इधर देखो। मेरी रीढ़ सुन्न पड़ गई। मैंने एकदम झटके से टॉर्च बाएं घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं आगे बढ़ी ही थी कि पटरियों के उस पार से एक आवाज आई, जैसे कोई धातु रगड़ रहा हो। खर खर खर। मैंने पटरियों के पार झांका, कुछ नहीं। पर फिर कुछ हिला, धीरे धीरे, जैसे कोई नीचे झुका हो और रेंगते हुए आगे आ रहा हो। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई, और जब टॉर्च की रोशनी उस पुराने सिग्नल बॉक्स पर पड़ी, मैंने साफ देखा कोई औरत पटरियों के पास बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा उसके घुटनों से भी नीचे झूल रहा था। वो इंसान जैसा झुका हुआ सिर नहीं था, वो कुछ और था। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और फिर वो मेरी तरफ देखी। उसकी आंखें काली नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह से खाली थीं, जैसे 2 गहरे कुएं। मैं वहीं जम गई। पैर हिल नहीं रहे थे, सांस अटक गई थी, जिंदगी जैसे उसी पल ठहर गई हो। और तभी वो औरत चारों हाथ पैर पर मेरी तरफ दौड़ने लगी। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैरती हुई तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। और जब वो बस कुछ कदम दूर रह गई
किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा और जैसे ही उस भूतिया औरत ने मेरी तरफ हवा में तैरते हुए छलांग लगाई, मैं बिल्कुल जड़ हो गई थी। दिल धड़क नहीं रहा था, सांस गले में अटक चुकी थी और उसी पल किसी ने मेरे कंधे को पकड़ा। मैंने पूरी ताकत से मुड़कर देखा, वो शेखर दा थे, हमारी रात की सुरक्षा टीम के पुराने गार्ड। उनके हाथों में टॉर्च थी और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सुष्मिता, इधर क्या कर रही हो? उन्होंने हांफते हुए कहा। मैं पूरी तरह कांप रही थी। दा, वहां कोई औरत थी, वो मेरी तरफ। उन्होंने टॉर्च पटरियों की तरफ फेंकी। सब कुछ खाली था, ना कोई साया, ना कोई आवाज, ना वो रेंगती हुई आकृति। शेखर दा ने गहरी सांस ली। मैं 5 मिनट से तुझे ढूंढ रहा था, तू चिल्लाई थी क्या? मैंने हकलाते हुए कहा। मैं चीखी नहीं, लेकिन वो मेरे सामने थी। उसका चेहरा टेढ़ा, आंखें काली, वो हवा में। उसने मुझे बीच में रोक दिया। बस, ज्यादा मत बोल, चलिए यहाँ से। उनकी आवाज में आदेश भी था और डर भी। हम दोनों प्लेटफॉर्म 21 से निकलने लगे, लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो खाली कोना अभी भी मुझे देख रहा हो। स्टेशन के थोड़ा रोशन हिस्से में आने के बाद मेरी आवाज लौटने लगी। मैंने पूछा, दा, आपने देखा नहीं? वो पटरियों पर थी, टूटी हुई तरह, सिर नीचे। और शेखर दा अचानक रुक गए, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े और मेरी आंखों में सीधे देखा। उनकी आवाज भारी थी। सुष्मिता, प्लेटफॉर्म 21 पर रात 2 बजे के बाद औरत नहीं मिलती। मैंने घबराकर पूछा, तो फिर मैंने किसे देखा? उन्होंने एक पल रुककर कहा, उस तरफ इंसान भटकते नहीं हैं। जो भी दिखता है वो पिछले कई सालों से मर नहीं पाया। मेरी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। हवा फिर से ठंडी होने लगी थी। मैंने धीरे से कहा, दा, ये पहली बार नहीं है ना? उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे कहा, कुछ चीजें स्टेशन के लोग खुद से भी छुपा कर रखते हैं, और प्लेटफॉर्म 21 ये जगह तो कई सालों से मनहूस है। मैंने डर कर पूछा, क्यों, क्या हुआ था वहां? शेखर दा ने तुरंत कहा, ये बात किसी को मत बताना, और जो मैं कहने वाला हूं उसे हल्के में मत लेना। मैंने सिर हिलाया, दिल धड़कना तेज हो गया। शेखर दा ने बेहद धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले इसी प्लेटफॉर्म 21 पर एक औरत की लाश मिली थी। किसी को नहीं पता वो कौन थी, कहां से आई थी, किस ट्रेन से उतरी थी, लेकिन उसके मरने का तरीका किसी इंसान जैसा नहीं था। मैंने घबराकर पूछा, मतलब? वो बोले, उसका शरीर पटरियों के पास बैठा था, लेकिन उसका सिर कई फीट दूर मिला था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसका चेहरा खींचकर फाड़ दिया हो। मैंने अपना मुंह ढक लिया, सांस अटक गई। शेखर दा ने आगे कहा, और उसके बाद रोज रात 2 बजे के आसपास कोई न कोई कर्मचारी पटरियों के पास एक झुकी हुई औरत का साया देखता है, कभी बैठी हुई, कभी रेंगती हुई, कभी किसी को घूरती हुई। मैंने कांपते हुए पूछा, उस दिन क्या करती है वो? शेखर दा की आवाज और धीमी हुई, अधिकतर शांत रहती है, पर कुछ दिन वो गुस्से में होती है, बहुत गुस्से में। मैं चुप हो गई, बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी दूर से वॉकी टॉकी की आवाज आई, शिफ्ट टीम, कॉपी, प्लेटफॉर्म 15 पर अर्जेंट चेक करो। शेखर दा ने जवाब दिया, कॉपी, ऑन द वे। फिर मेरी तरफ मुड़े, आज की रात तू मेरे साथ रहना, अकेले मत घूमना। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, मुझे लगा जैसे बड़ी धीमी आवाज प्लेटफॉर्म 21 के कोने से आ रही हो। आवाज वही जो मैंने पहले सुनी थी, इधर देखो। मैंने मुड़कर देखा, और जैसे ही वो फुसफुसाहट फिर से गूंजी, इधर देखो। मेरी सांस एक पल को थम गई। ये वही आवाज थी, ठंडी, दूर से आती हुई, पर इतनी साफ कि जैसे किसी ने मेरे कान के अंदर ही बोली हो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी। प्लेटफॉर्म 21 अब दूर था, लेकिन उसके आखिरी सिरे पर अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे कोई छाया खुद को उसी कालेपन में छुपा रही हो। शेखर दा ने मेरी आंखों का डर देख लिया। उन्होंने तुरंत कहा, मत देख पीछे, चलो। उनकी आवाज में तेजी थी, पर मैं नजरें हटा नहीं पा रही थी। अंधेरे का वो हिस्सा कुछ खा गया था रोशनी को, और उस काले टुकड़े के बीच जैसे कोई धीरे धीरे हिल रहा हो। मैंने कांपते हुए कहा, दा, वो। फिर वही आवाज, कोई है वहां। उन्होंने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे वहां से लगभग खींच कर ले गए। सुष्मिता समझ नहीं रही, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। हम चलने लगे। स्टेशन के लैंप पोस्ट अब साफ दिखने लगे थे। शोर थोड़ा बढ़ रहा था। कुछ दूर से लोकल ट्रेन का हॉर्न भी आता सुनाई दिया।
लेकिन मेरे कान बार बार उस एक आवाज में अटक रहे थे, इधर देखो, इधर देखो, जैसे वो आवाज मेरी हड्डियों के भीतर गूंज रही हो। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, दा, वो आवाज क्या आपको भी सुनाई दी थी? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस चलते रहे। उनका चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब था। हम स्टेशन के स्टाफ क्वार्टर्स के पास पहुंचे। वहां थोड़ी हल्की रोशनी थी, हवा भी कम ठंडी लगी। मैंने फिर पूछा, दा, आप मुझे सच क्यों नहीं बताते, वहां क्या है प्लेटफॉर्म 21 पर? इस बार उन्होंने रुककर मुझे देखा। उनकी आंखों में थकान थी और डर भी। जो तूने आज देखा वो हर किसी को नहीं दिखता, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है उसमें? शेखरदा ने गहरी सांस ली और बोले, कुछ आत्माएं जिनकी मौत अचानक होती है, जिनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती, उनका शरीर भले मर जाए पर उनकी हाजिरी उस जगह से नहीं जाती। मैंने फुसफुसाकर कहा, तो वो वही औरत? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो फंसी हुई चीज है, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह भूत। मैंने डरते हुए पूछा, मतलब? उन्होंने कहा, रेलवे के रिकॉर्ड में लिखा है कि उसकी लाश को देखकर डॉक्टर्स भी चौंक गए थे। चेहरे की हड्डियां मानो खुद ब खुद टूट गई थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से मोड़ा हो। और आज भी कई कर्मचारी कहते हैं कि वो औरत कभी रेलवे ट्रैक पर बैठी दिखती है, कभी स्टेशन की दीवारों को चढ़ते हुए, कभी उल्टे पांव चलते हुए। मैंने कांपते हुए पूछा, वो बोलती क्या है? उन्होंने कहा, एक ही बात, इधर देखो, जैसे उसे किसी को अपनी तरफ खींचना हो या अपनी मौत का गवाह बनाना हो। मैंने घबराकर कहा, दा, आज वो मेरी तरफ आई क्यों? कुछ पल की खामोशी, फिर उन्होंने कहा, क्योंकि तूने उसकी तरफ देखा था। मेरी सांस रुक गई, दिल जम गया। मैं धीरे से बोली, क्या वो फिर से आएगी? शेखरदा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज नहीं पर अगली रात जरूर, क्योंकि जिसे वो एक बार देख लेती है उसे कभी छोड़ती नहीं। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, मैं बोल ही नहीं पाई। और तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से, इधर देखो। मैंने और शेखरदा ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म की दूर वाली दीवार पर एक औरत की काली परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, उल्टे हाथ पैरों से। हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी आत्मा जैसे शरीर से खिसक गई। स्टेशन की पुरानी दीवार, जिस पर धूल और काई जमी थी, उस पर एक औरत की काली परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन चढ़ना इंसान जैसा नहीं था। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़कर सीधा रहने की क्षमता छीन ली हो। उसकी उंगलियां दीवार में धंस रही थीं। खर खर खर, हर कदम के साथ दीवार की प्लास्टर झड़ रहा था। उसका सिर पीछे की तरफ झुका था, चेहरा दिख नहीं रहा था, बस एक लंबी काली लट हवा में हिल रही थी। मेरे पैरों में जैसे बर्फ जम गई, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। सुष्मिता, आंखें मत मिलाना, नीचे देखो, शेखरदा ने लगभग चिल्लाकर कहा। लेकिन मेरी आंखें उस भूतिया आकृति पर जमी थीं, और तभी वो दीवार पर चढ़ते चढ़ते अचानक रुक गई, ठीक हमारे ऊपर की तरफ, पूरी तरह चुप, एकदम स्थिर। और फिर उसका सिर एक झटके से घूम गया, 180 डिग्री, पूरी तरह उल्टा। उसकी आंखें उन दो काली गहराइयों जैसी थी जो मैंने पटरियों के पास देखी थीं। उसकी गर्दन मुड़ते ही हवा में एक चर्र की आवाज आई, जैसे हड्डियां टूटते हुए मुड़ी हों। उसने हमें घूरा, सीधे हमारी आंखों में। वो हिली नहीं, पर उसकी नजरें सुई की तरह दिल में धंस रही थीं। शेखरदा ने मेरा हाथ कस कर पकड़ा, मत देख, चल। उन्होंने मुझे घसीटना शुरू किया, पर मैं जैसे सम्मोहित हो गई थी। मैंने दीवार की तरफ देखा, वो आकृति अब दीवार छोड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, उल्टे शरीर से, बाहें लटकती हुईं, कंधे उखड़े हुए, जैसे किसी ने उसे मरे हुए शरीर से टांग दिया हो। अचानक उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो, इधर देखो। मैंने चीखते हुए अपना मुंह ढक लिया, आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे, शरीर कांपने लगा। शेखरदा ने मुझे अपनी तरफ खींचा, भागो यहां से। हम दोनों दहशत में भागने लगे। स्टेशन की लाइटें हमारे ऊपर से तेजी से गुजर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे पूरा स्टेशन हमारे पीछे दौड़ रहा हो। मेरे कान में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, इधर देखो। हर कदम के साथ और पास, और गहरी, और ठंडी। भागते भागते हमने एक मोड़ पार किया और दीवार हमारी नजर से ओझल हो गई।
मैंने सांस पकड़ते हुए पूछा, दा, वो क्या थी? उन्होंने थके हुए, डरे हुए स्वर में कहा, वो इंसान नहीं, वो औरत है, जिसकी आत्मा दीवारों में अटकी रहती है। कहते हैं जिस जगह उसे मारा गया उसके खून की छाप दीवार पर समा गई और अब वो उसी दीवार पर चढ़कर लोगों को देखती है। मैंने सिसकते हुए पूछा, और क्या वो हमारे पास आएगी? उन्होंने कहा, आज नहीं, लेकिन ये याद रखना, जिसे वो एक बार देख लेती है उसके पीछे छोड़ती नहीं है। मेरी सांस फिर तेज हो गई, दिल कम कपाने लगा और तभी हमारे पीछे से तेज कदमों की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर दौड़ रहा हो। शेखर दा ने पलट कर देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के कोने में वो औरत नहीं थी, लेकिन जमीन पर 4 काले निशान थे, ताजे, जैसे किसी ने अभी अभी नाखूनों से फर्श को खरोचा हो। और उसके ठीक नीचे खून की एक पतली लकीर हमारी तरफ आ रही थी। खून की वो पतली लकीर धीरे धीरे हमारी तरफ रेंग रही थी, मानो किसी ने उसे जमीन के भीतर से धक्का दिया हो। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन शेखर दा ने मेरी कलाई को कसकर पकड़ा। उनके हाथ भी पसीने से भीगे थे। सुष्मिता, सुनो, उनकी आवाज कांप रही थी। पीछे मत देखना और दौड़ना बंद मत करना, समझी? मैंने सिर हिलाया, पर आंखें उस खून की लकीर पर ही जमी रहीं। वो लकीर अचानक एक जगह आकर रुक गई और रुकते ही ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ हिर रहा हो। ठक ठक ठक, जैसे किसी ने फर्श के नीचे से अपनी उंगलियां मारकर संकेत दिया हो। मैंने दहशत में फुसफुसाया, दा, क्या वो नीचे है? शेखर दा ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद हाँ। उनके ये 2 शब्द मेरी रीढ़ को अंदर से जमा देने के लिए काफी थे। प्लेटफॉर्म की लाइटें बिना चेतावनी के बुझने लगीं। पूरे हावड़ा स्टेशन में लाइटें एक के बाद एक टुक 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 करके बुझ रही थीं। बस हमारी तरफ आती हुई अंधेरी लहर धीरे धीरे बढ़ रही थी। पहले प्लेटफॉर्म 10 बुझा, फिर 9, फिर 8 और अब अंधेरा ठीक हमारी दिशा में बढ़ रहा था। शेखर दा ने दांत भींचकर कहा, भागो अभी। हम दोनों दौड़ पड़े। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। ब्रीजवे का लंबा गलियारा मेरे सामने हिलते हुए नजर आ रहा था। पीछे अंधेरा फैलता जा रहा था, मानो कोई विशाल परछाई पूरे स्टेशन को निगलती हुई आगे आ रही हो। दौड़ते दौड़ते मैंने सुना, टप 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 टप, उसी औरत के पैरों की आवाज। पर अब वो आवाज जमीन पर नहीं बल्कि छत से आ रही थी। मैंने डरते डरते ऊपर देखा और मेरी चीख रुक गई गले में। छत से उल्टी लटकती आकृति वो औरत स्टेशन की ऊंची धातु की छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में नहीं बल्कि सीधा नीचे मेरी तरफ जैसे हाथ की तरह बढ़ रहे थे। उसका चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने, बिना पलके झपकाए, बिना हिले, बस खूनी मुस्कान में टेढ़ा। उसकी गर्दन बार बार चर चर कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। वो धीरे धीरे फुसफुसाई, तुम भागकर कहाँ जाओगी? मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं पूरी ताकत से भागी, बस भागती ही चली गई। अचानक पटरियों से आवाज आई। हम दोनों एक मोड़ मुड़कर पुराने पार्सल यार्ड की तरफ पहुंचे। ये जगह स्टेशन का सबसे सुनसान हिस्सा था। यहाँ सिर्फ टूटी बिखरी बोरियां, जंग लगे ट्रॉली और पटरियों में उगी घास। लेकिन तभी पटरियों के नीचे से एक आवाज आई, ठन्नन ठन्नन, जैसे कोई लोहे का बक्सा अंदर से हिलाया जा रहा हो। शेखर दा तुरंत रुक गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये आवाज, उनकी सांस अटक गई। मैंने सालों पहले सुनी थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कब? उन्होंने कहा, जिस रात वो औरत मरी थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। दा, इसके अंदर क्या है? उन्होंने फुसफुसाया। उस रात एक पूरी डिब्बा खाली मिला था, पर अंदर से खरोंचें आई थीं पटरियों के नीचे से, जिसे कोई समझ नहीं पाया। और तभी ठन 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 ठन, आवाज बहुत तेज हो गई। अंदर कुछ बहुत तेजी से रेंग रहा था, जैसे बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो। और फिर लोहे की पटरियां फट गईं, कर्रर्रर्र। पटरियों के बीच की मिट्टी एक जोरदार धमाके के साथ उड़कर बाहर आई, जैसे किसी ने नीचे से धक्का मारा हो। एक काली पतली बांह उल्टे मुड़े हुए नाखूनों वाली पटरियों के नीचे से बाहर निकली।
मैं चिल्ला पड़ी। उस बाँ के नाखून खून से भीगे हुए थे। उसने जमीन पकड़कर खुद को ऊपर खींचना शुरू किया, धीरे धीरे, कांपते हुए, टूटी हड्डियों से भरी आवाज के साथ। शेखरदा ने मुझे अपनी तरफ खींचा। भागो अभी, वरना ये उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जमीन से आधा शरीर बाहर निकल आया। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। कहा था ना, इधर देखो। वो आधा उभरा हुआ शरीर मेरी रीढ़ तक ठंडक पहुंचा रहा था। पटरियों के नीचे से निकली उस औरत की कलाई ऐसे हिल रही थी जैसे कोई टूटी घड़ी का पेंडुलम, बिना लय के, बिना जान के, बस भय पैदा करने के लिए। शेखरदा मेरी कलाई पकड़े हुए मुझे पीछे खींच रहे थे, लेकिन मेरी नजरें उस भयानक आकृति पर टिकी थीं। मैं जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। वो औरत धीरे धीरे अपने चेहरे को पटरियों की मिट्टी से बाहर निकाल रही थी। उसकी नाक कुचली हुई थी, अंदर धंसी हुई, जैसे किसी ने उसका चेहरा लोहे की पटरी के नीचे दबा दिया हो। उसके गाल कटे हुए, हड्डियां बाहर झांक रही थीं, और आंखें, वो आंखें मानो दो गहरे अंधेरे कुएं जिनमें से कोई अजनबी सीधा हमारे अंदर झांक रहा हो। सुष्मिता, वो आवाज निकली, धीमी, टूटी, पर साफ। मैं दहशत में पीछे हट गई। मैंने कभी उसका नाम नहीं बताया था, फिर उसे कैसे पता? हवा अचानक रुक गई, मानो स्टेशन की पूरी सांस एक क्षण में थम गई हो। न हवा, न कोई आवाज, न कोई ट्रेन, बस एक अजीब सी चुप्पी जो कानों में चुभ रही थी। शेखरदा ने हल्का सा मेरा हाथ दबाया। दौड़ेंगे नहीं, ये अगर हमें भागते हुए देख लेगी तो पीछा करेगी। धीरे धीरे पीछे चलो, बिना आवाज। मैं कांपते हुए बोली, दा, ये मेरा नाम कैसे? उनकी आवाज टूटी हुई थी, क्योंकि ये हर उस इंसान का नाम जानती है जिसे ये अपने चुने हुए रास्ते पर बुलाती है। मैंने निगलते हुए पूछा, बुलाती है मतलब? उन्होंने फुसफुसाया, मतलब तू उसके निशाने पर है। मेरे पैरों से जमीन जैसे गायब हो गई। अचानक पटरियों ने सांस ली। हाँ, जैसे जमीन के नीचे कोई जीव हो जिसके फेफड़ों से हवा आ जा रही हो। पटरियां हल्की सी ऊपर उठीं, जैसे धातु सांस के साथ फैल रही हो। उस औरत ने एकदम से अपना सिर उठाया। सिर उठाने की आवाज हड्डियों के घिसने जैसी थी। उसके होंठ फटे हुए थे और वो धीरे धीरे मुस्कुराई। नीचे बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है, बहुत अकेलापन है। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो शब्द नहीं बोल रही, बल्कि उन शब्दों को हम तक खींचकर पहुंचा रही हो। चलो, नीचे चलो। उसने अपनी उंगलियां हमारी दिशा में फैलाईं। अचानक पटरियों के नीचे से एक और उंगली निकली, फिर एक और, फिर एक और, जैसे कई हाथ एक साथ बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। जमीन हिलने लगी, मिट्टी फटने लगी। शेखरदा चीखे, पीछे हट, पीछे। हम दोनों पीछे भागे और तभी नीचे से इतना भयानक चीखनुमा शब्द निकला कि मेरे कान सुन्न हो गए। नहीं जाने दूंगी। पूरा प्लेटफॉर्म थर्रा उठा। जिस जोर से पटरियां फटीं, उसका कंपन पूरे हावड़ा स्टेशन में गूंज गया। पुराने लोहे के खंभे हिले, ऊपर की ट्यूबलाइट चमकी और बुझ गई। हम दोनों लगभग गिरते गिरते एक जंग लगी ट्रॉली के पीछे छिप गए। मैं कांपते हुए बोली, दा, वो क्या चाहती है हमसे? शेखरदा की आंखें रोशनी में चमक रही थीं। वो डर चुके थे, बहुत ज्यादा। वो किसी को अपने साथ नीचे ले जाती है, उन्होंने कहा। जिंदा या मुर्दा, उसे फर्क नहीं पड़ता। मेरी सांस रुक गई, लेकिन उन्होंने धीरे से जोड़ा, आज वो सिर्फ तुझे ढूंढ रही है। मेरे हाथ से ट्रॉली का हैंडल छूट गया। मुझे क्यों? शेखरदा के चेहरे पर गहरी बेचैनी उतर आई। क्योंकि वो धीरे बोले, तूने उसकी आंखों में देख लिया। मैं ट्रॉली के पीछे दुबकी हुई थी। मेरे होंठ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद जाएगा। शेखरदा ने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। उनके होंठ तक कांप रहे थे। पटरियों से निकला वो आधा शरीर धीरे धीरे एक ओर खिंचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वापस नीचे खींच रही हो। वो औरत अपनी टूटी गर्दन को झटका देती रही, पर ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। जमीन जैसे उसे खींच रही थी। हर 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 उसकी उंगलियों से लोहे पर खरोच के निशान पड़ रहे थे। पर तभी उसके चेहरे ने मेरी तरफ घूर कर देखा।
मेरी सांस वहीं रुक गई। उसने अपनी उंगलियां मिट्टी में घुसाईं और कुछ लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर अक्षर खून से भरता जा रहा था। मैं कांप गई। उसने जो लिखा था वो था 23 फरवरी 1997। मैंने हकला कर पूछा, दा ये तारीख? शेखर दा ने आंखें बंद कर लीं। उनका चेहरा दर्द से भर गया। यही वो दिन था जब स्टेशन की दीवारों ने पहला खून देखा था। उन्होंने धीरे कहा। मैंने अविश्वास में पूछा, मतलब उस औरत की मौत? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ उसकी नहीं। वो वाक्य अधूरा ही था कि एक जोरदार हवा चली, ट्यूबलाइट फ्लिकर हुई और जब मैंने फिर पटरियों की तरफ देखा, वो औरत गायब थी। सिर्फ मिट्टी पर लिखे खून के शब्द बचे थे। अचानक पास की दीवार पर आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। दीवार जहां बिल्कुल कोई नहीं था, अंदर से जैसे कोई अपना सिर पटक रहा हो। शेखर दा का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। ये जगह ठीक नहीं, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन दीवार की आवाज बढ़ती गई, ठक 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 ठक, जैसे अंदर फंसी कोई आत्मा छूटना चाहती हो। मैंने कांपते हुए देखा, दीवार पर नमी फैलने लगी, धीरे धीरे गहरी धड़कती हुई, और उसी नमी से एक आकृति उभरने लगी, एक चेहरा, और फिर एक छोटा बच्चा, और उसके बाद एक तीसरी परछाई। धीरे धीरे 3 अलग अलग परछाइयां उभर आईं। तीनों के चेहरे टूटे, दबे और भयानक। मैंने चीखते हुए पीछे हटना चाहा। शेखर दा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मत भागो, ये दीवार की छाप है, ये बाहर नहीं आ सकते। पर ये दिखते तब हैं जब कोई देखने लायक हो। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। उन्होंने कड़वा सा निगल कर कहा, मतलब तू चुनी जा चुकी है। मैंने जमीन पर बैठते हुए कहा, दा मुझे बताओ, ये सब कैसे शुरू हुआ? ये औरत, ये परछाइयां, ये दीवारें, ये क्या है? शेखर दा ने धीमी सांस ली। उनकी नजरें दीवार पर टिकी थीं, जहां तीनों परछाइयां खून से भीगे निशानों की तरह हिल रही थीं। उन्होंने धीमे भारी स्वर में कहा, ये कहानी 23 फरवरी 1997 की सबसे भयानक रात से शुरू होती है, जब एक ट्रेन गलत प्लेटफॉर्म पर मोड़ी गई थी और जिस कमरे में वो औरत थी, वो बोलते बोलते रुक गए। मैंने डरा हुआ पूछा, क्या हुआ था उस कमरे में दा? उन्होंने मेरी आंखों में देखा, गहरी डरी हुई नजर से। फिर बोले, उस कमरे में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे। मेरी रीढ़ में झटका लगा। कितने? शेखर दा ने फुसफुसाया, कुल मिलाकर 5, और उन 5 की मौत एक ही रात एक ही कमरे में हुई थी। मैंने कांपते हुए दीवार की तरफ देखा। 3 परछाइयां धीरे धीरे और स्पष्ट हो चुकी थीं। तो बाकी 2 कहां थे? और तभी दीवार के उस पार से एक बेहद भयावह धीमी आवाज आई, हमें नीचे ढूंढो। रात और गहराती जा रही थी। हावड़ा स्टेशन की खाली पटरी पर हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने उसके भीतर से करहाने की आवाजें भर दी हों। मैं और शेखर दा रेल इंजन के पीछे की तरफ बढ़ रहे थे। पैरों के नीचे कंकड़ चरमराते थे और हर आवाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर चुप्पी तोड़ी हो। अचानक एक धीमी दबती हुई आवाज आई, बचाओ, कोई है नीचे। मेरी रीढ़ में ठंडी बिजली दौड़ गई। आवाज साफ थी, बेहद पास से, जैसे कोई ठीक हमारे पैरों के नीचे फंसा हुआ हो। मैंने झुककर पटरी के बीच बने लोहे के सांधे स्थान में झांका। वहां काली अंधेरी जगह थी, इतनी गहरी कि लगा जैसे धरती का मुंह खुला हो। 2 सेकंड बाद वहीं से आवाज दोबारा उठी, मत छोड़ो, अंधेरा, बहुत अंधेरा है। मेरी सांस रुक गई। ये इंसानी आवाज नहीं लग रही थी, ये किसी टूटी हुई आत्मा की आवाज थी। मैंने घबराकर पूछा, दा नीचे कोई है क्या? कोई फंसा हुआ? शेखर दा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कहा, अगर कोई इंसान होता तो उसकी आवाज में सांसें होती, डर होता, लेकिन ये आवाज, वो धीमे स्वर में बोले, ये जीवित से अधिक मृत लग रही है। मेरा दिल धड़कन छोड़ने लगा। मैंने फिर नीचे देखा और उसी समय अंधेरे के अंदर से 2 लाल सी झिलमिलाती आंखें उभरीं, जैसे कोयले में अंगार दहक रहे हों। वो आंखें हमें देख रही थीं, सीधे, निर्भाव, जैसे किसी को पहचान रही हों, जैसे इंतजार कर रही हों कि हम झुकें और वो हमें पकड़ लें।
अचानक उसी अंधेरे से लंबी बेजान उंगलियों जैसा कोई साया धीरे धीरे बाहर आने लगा। मैं हिल भी नहीं पाया। उसी क्षण शेखरदा ने चीख कर कहा, पीछे हटो, वो उसी का इलाका है, नीचे मत देखो। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरते गिरते बचा। पटरी के नीचे की आवाज तीसरी बार उठी, अब पहले से भी अधिक टूटी हुई, मानो किसी गहरे कुएं से। मुझे बाहर निकालो। और फिर वो साया पटरी से टकराकर अचानक अंधेरे में सिकुड़ गया, जैसे किसी ने उसे खींचकर वापस झोंक दिया हो। मैं डर के मारे कांपने लगा। पूछा, दा, वो क्या था? शेखरदा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो वही औरत है जो 1997 में यहीं इसी पटरी के नीचे अंतिम सांस लेने को छोड़ दी गई थी। मैंने कांपते हुए कहा, क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगी? शेखरदा ने उत्तर दिया, अगर वो पूरी तरह जाग गई तो आज रात हम दोनों यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे। और तभी हमारे पीछे कहीं से तेज कदमों की आवाज आई। टप टप टप, नंगे पैर सीधे हमारी तरफ आते हुए। पीछे से आते तेज कदमों की आवाज अब और साफ हो चुकी थी। टप टप टप, नंगे पैरों की आवाज, लेकिन इतनी तेज जैसे कोई दौड़कर हमारी पीठ तक पहुंचने वाला हो। मैं और शेखरदा दोनों वहीं जम गए। हमारी सांसें एक पल को रुक गईं। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने चारों तरफ अदृश्य हाथ फैला दिए हों। शेखरदा ने धीरे से कहा, मत पलटना, जो भी है उसे दिखाना नहीं कि हम डर गए हैं। पर मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। आवाज और पास आ गई, टप टप। अब बस 2 कदम दूर। मैंने गर्दन तिरछी करके जरा सा देखा, और जो देखा उससे पैरों में जैसे हड्डियां ही नहीं बचीं। पटरी के उस छोर पर एक काली छाया खड़ी थी, बिना आंख, बिना चेहरा, पर उसकी आकृति में मानो उखड़ा हुआ शरीर हिल रहा था। छाया की बाहें धीरे धीरे लंबी होने लगीं, जैसे वो हम तक पहुंचने को खींच रही हों। उसके नाखून जमीन को छूते ही आवाज देने लगे, खर खर खर। शेखरदा ने दबी आवाज में कहा, ये वही है, वही औरत की आत्मा का दूसरा रूप, जो सिर्फ पीछा करती है, पकड़ती नहीं, लेकिन जिसको पकड़ ले वो फिर कभी नहीं मिलता। मेरी रीढ़ कांप उठी, मेरे होंठ सूख गए। मैंने पूछा, दा, क्या वो हमारे पीछे ही आएगी? शेखरदा ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, वो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक अपनी आखिरी कहानी किसी के कानों में पूरा न उंडेल दे। हम धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। छाया उतनी ही गति से आगे बढ़ रही थी, बिना कोई आवाज किए, मानो हवा में तैर रही हो। उसकी काली आकृति स्टेशन की दीवार पर चढ़ गई। छाया दीवार पर ऐसे फैल गई जैसे किसी ने धुएं का लंबा धब्बा बना दिया हो। और फिर छाया ने एक पल में हमारे ठीक सामने दीवार से सिर बाहर निकाला। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली खाई थी, जिसके भीतर से किसी औरत की कराहने की आवाज आई। तुमने मुझे देख लिया। मेरे कानों में जैसे बर्फ घुल गई, शरीर जड़ हो गया। अचानक छाया का हाथ मेरे कंधे की तरफ लपका। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि हवा भी जम जाती। मैं जोर से चिल्लाया, दा, भागो। हम दोनों पलटकर दौड़ पड़े। पीछे से दीवार पर चलती छाया ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अंधेरा धड़धड़ाकर हमारे पीछे बह रहा हो। स्टेशन की पुरानी बत्तियां हमारे ऊपर झपकने लगीं। टिक टिक टिक, हर झपक में छाया और करीब। हम प्लेटफॉर्म के मोड़ तक दौड़े और वहीं आकर रुक गए। शेखरदा ने हाफते हुए कहा, ये छाया उसकी मौत की गवाह है। जितना उसका दर्द गहरा, उतना ही उसका रूप भयानक। मैंने पूछा, तो उसका सच क्या है? उसे किसने मारा? शेखरदा ने धीरे से कहा, वही जो इस स्टेशन का सबसे पुराना राज है। और तभी हमारे सामने जमीन हिली, जैसे नीचे किसी ने मुक्का मारा हो। स्टेशन की जमीन अचानक ऐसे कांपी जैसे नीचे किसी ने अपनी मुट्ठी से धड़धड़ाकर दरवाजा पीटा हो। मैं और शेखरदा दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। हवा में धूल उठी और पटरी के नीचे से एक भारी सीली हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो। उस आवाज में इतनी पीड़ा थी कि कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई सच में जिंदा दफन है। शेखरदा ने डरते हुए कहा, ये आज पहले कभी इतना जोर से नहीं बोली। लगता है आज उसकी तड़प अपनी सीमा पार कर चुकी है। मैं कांपते हुए पूछा, आखिर उसे हुआ क्या था? शेखरदा ने धीमे टूटी आवाज में कहा,
जब ये स्टेशन बन रहा था, पटरी के नीचे पुराने कमरे थे जहां मजदूर आराम करते थे। एक हादसे में एक पूरा कमरा मिट्टी और पत्थर के नीचे दब गया था। मेरी सांस रुक गई। मैंने डरते हुए पूछा, क्या वो उसी कमरे में थी? शेखर दा ने सिर हिलाया। हाँ, वो औरत एक मजदूर की पत्नी थी। रात में खाना देने आई थी और कमरा गिर गया। उसे निकालने की कोशिश भी नहीं की गई क्योंकि उस वक्त ऊपर अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। मेरे पैर खोल चुके थे। मतलब उसे छोड़ दिया? शेखर दा की आंखें भर आईं। जिंदा, पूरी तरह जिंदा। वो नीचे फंसी रही। दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसकी चीखें रुक गईं। मैं गहरी सांस छोड़ भी नहीं पाया। मेरे मुंह से धीमी आवाज निकली, इसलिए नीचे से आवाजें आती हैं। हाँ, शेखर दा बोले, उसकी आत्मा नीचे ही अटकी है। वो मर कर भी ऊपर नहीं आई। नीचे के अंधेरे में उसकी सांसें, उसकी चीखें, उसका गुस्सा सब कैद हैं। इतने में जमीन फिर हिली, इस बार और जोर से। पटली के किनारे छोटे छोटे पत्थर खुद ब खुद उछलने लगे। अचानक पटरी के बीच की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे नीचे से कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं हिलकर पीछे हटा। शेखर दा ने मेरा हाथ पकड़ा। पीछे हटो, वो आज सीधे बाहर आने को तैयार है। मिट्टी में दरार पड़ी। कड़क कड़क, अंदर से किसी के नाखूनों की खरोच की आवाज। खर खर खर। और फिर मिट्टी के बीच से एक काला लकड़ी सा हाथ बाहर निकला। नाखून टूटे हुए, त्वचा चीरती हुई। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पाया। हाथ के साथ एक दूसरा हाथ, फिर कलाई, फिर कंधा। वो औरत धीरे धीरे धरती के अंदर से बाहर आ रही थी। उसके होंठ बंद थे, लेकिन उसकी कराह पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा। शेखर दा ने मुझे खींचा। दौड़ो, आज वो अधूरी मौत पूरी करने का इरादा लेकर निकली है, और जो उसे देख लेता है वो उसे जाने नहीं देती। हम दौड़ पड़े। पीछे से मिट्टी टूटने की आवाज तेज होती गई। हम मोड़ तक पहुंचे, और जब मैंने आखिरी बार पलट कर देखा, वो औरत कंधे तक बाहर आ चुकी थी। सिर झुका हुआ, बाल मिट्टी से भीरे, और उसकी आंखें 2 काली खाली खाइयां। हम जैसे ही मोड़ तक पहुंचे, पीछे से आने वाली आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ कराह नहीं थी, वो किसी भारी चीज के धरती पर घिसटने की आवाज थी। खिर खिर खिर। मैंने सांस रोकी। पीठ पर एक अजीब सा बोझ उतर आया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से मेरे कंधे पकड़ लिए हों। शेखर दा ने मेरे कान में फुसफुसाया, पीछे मत देखना। अगर तूने उसे सीधे देख लिया तो वो तुझे पहचान लेगी, और फिर तू कहीं भी भाग ले, तेरे पीछे आ जाएगी। मैंने सिर हिलाया, पर मेरा दिल धड़क धड़क कर गले में अटक गया। पीछे से एक और आवाज आई, इस बार पैर जमीन पर पड़ने की। टप टप टप। मतलब वो अब आधी नहीं, पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। मैंने कांपते हुए पूछा, दा, क्या वो हमारे ही पीछे आ रही है? शेखर दा ने डरते हुए कहा, हाँ, वो जिन लोगों की सांसें सुन लेती है, उनके पीछे चलना शुरू कर देती है। आज उसने तेरी भी सांस पहचान ली है। मेरी रीढ़ पूरी तरह जम गई। सांस लेना भी भारी लगने लगा। अचानक हवा में एक ठंडी लहर उठी, इतनी ठंडी कि मेरे हाथ सुन पड़ गए। और तभी हमारे ठीक पीछे एक औरत की धीमी फटी हुई आवाज गूंजी, तुमने मेरी आवाज सुनी थी? मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने आंखें बंद कर लीं, सांस दबा ली। कानों में खून सी आवाज गूंजने लगी। शेखर दा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, भाग, नहीं तो आज रात खत्म समझ। हम दोनों प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ भागने लगे। स्टेशन की पुरानी ट्यूबलाइटें लगातार झपक रही थीं। टिक टिक टिक। हर झपक में छाया हमारे और करीब दिखाई देती। हम तेजी से एक पुराने बंद दरवाजे की तरफ भागे, जो कभी रेलवे कर्मियों का आराम कमरा था। शेखर दा ने जल्दी से ताला तोड़ा और हम अंदर घुस गए। कमरा अंधेरे में डूबा था। मिट्टी की गंध, पुराने बिस्तरों की चरमराहट और हवा में बासी सन्नाटा।
हमने दरवाजा बंद कर दिया। 2 सेकंड बाद बाहर से धीमे धीमे नाखून रगड़ने की आवाज शुरू हुई। खर खर खर। मैंने धीमी आवाज में पूछा, दा, क्या वो यहीं है? उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, वो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है। वो जानती है हम अंदर छिपे हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं तोड़ती। वो इंतजार करती है, क्योंकि उसकी मौत इसी तरह एक बंद कमरे में हुई थी। मैंने डर से कांपते हुए कहा, तो क्या वो दरवाजा सिर्फ तब खोलती है जब कोई अंदर से खोले? शेखर दा ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, और अगर हम गलती से भी दरवाजा खोल दें तो वो हमें वहीं उसी तरह ले जाएगी जैसे उसे ले जाया गया था। बाहर से धीमा सा किसी के सूखे गले की आवाज आई, खोलो। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, आंखें कसकर भींच लीं। शरीर पसीने से भीग चुका था। दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगी और तभी दरवाजे के नीचे की संकरी दरार से एक काली लंबी उंगली अंदर घुसने लगी। रात लगभग 3:07 बज रही थी। हवा बिल्कुल ठंडी, जैसे किसी ने पूरी पटरियों पर बर्फ फैला दी हो। स्टेशन लाइट्स बीच बीच में झपक रही थीं और दूर से आती ट्रेन की आवाज अचानक खामोशी में बदल गई थी, जैसे किसी ने पूरा रेलवे सेक्शन म्यूट कर दिया हो। हवारा उस पुराने पुल के नीचे खड़ा था, वही जगह जहां से औरत को सबसे ज्यादा देखा गया था। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, धातु की पटरी ने धीरे से कंपन किया। ना ट्रेन, ना हवा, सिर्फ कंपन। और फिर वो आवाज, एक औरत की फुसफुसाहट, इतनी धीमी जैसे कोई आपके बिल्कुल कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो, हवारा, लौट जाओ, देर मत करो। हवारा ने टॉर्च उठाई और रोशनी पटरियों पर फेंकी, लेकिन सामने कुछ नहीं था। फिर अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा। कौन है? हवारा चिल्लाया, मगर उसकी आवाज लौटकर दीवारों से टकराई और कुछ और बनकर वापस आई। कौन है? कौन है? पीछे देख। हवारा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा और वहां बस आधी रोशनी में खड़ी एक औरत का साया दिखा। चेहरा धुंधला, बाल पूरी तरह भीगे हुए, हाथों में कुछ पकड़े और एक अजीब सांस। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसके पैर पटरी को छुए बिना हवा में चल रहे थे। हवारा पीछे हटने ही वाला था कि अचानक पटरी पर किसी के दौड़ने जैसी आवाज गूंज पड़ी। ये आवाज इंसानी नहीं थी, बहुत तेज, गैर लयबद्ध, जैसे कोई 4 हाथ पैरों पर दौड़ रहा हो। हवारा चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। अगले ही पल औरत का साया गायब, लेकिन उसकी आवाज इस बार बिल्कुल साफ। मैं यहीं मर गई थी हवारा, मुझे किसने धक्का दिया था? हवारा के पैरों तले जमीन हिल गई। उसने ऐसे कई भूत सुने थे, पर किसी आत्मा का नाम लेकर बुलाना ये पहली बार था। अचानक उसके पैरों के पास किसी ने बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दी। हवारा झटके से उछला और देखा पटरी पर ताजी खून की उंगलियों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अभी अभी घसीटा गया हो। चुप्पी। फिर वही फुसफुसाहट, सच मत खोलना हवारा, ये स्टेशन तुम्हें रहने नहीं देगा। हवारा की सांसें अटक गईं। उसे अब यकीन हो चुका था, ये औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, ये उसी रात की है जिस रात स्टेशन पर असली हादसा हुआ था और शायद जिसका सच रेलवे अभी तक दबा रहा है। हम दोनों धीरे धीरे पटरी के पास से निकल रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो सिर्फ सर्दी में नहीं लगती, बल्कि तब लगती है जब कोई अनदेखी चीज तुम्हारे बहुत पास से गुजरी हो। मेरी सांसें अब भी कांप रही थीं। शेखर दा आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। अचानक ट्रैक के नीचे से हल्की सी धम धम धम, जैसे कोई अंदर से पटरी को मुक्के मार रहा हो। मैं रुक गई। दा, ये आवाज? उन्होंने माथा सिकोड़कर धीरे कहा, ये वही जगह है जहां उस ट्रेन हादसे में कई लोग दब गए थे। कुछ आत्माएं ऊपर आने की कोशिश करती हैं। मैंने डर से होंठ काटते हुए पूछा, मतलब कोई नीचे है? उन्होंने सिर हिलाया, मरा हुआ है लेकिन रुकता नहीं है। एक पल को लगा पटरी की लोहे की पटरियां मेरे जूतों के नीचे कांप गईं। मैंने तुरंत पैर पीछे खींच लिए और तभी एक लंबा सा हाथ ट्रैक में लगी दरार से बाहर निकल आया। काला, झुलसा हुआ, उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी और नाखून ऐसे जैसे जमीन को फाड़ ही दें। मैंने दहशत में चीख मार दी। शेखर दा ने मुझे पकड़ा, आवाज मत निकाल, आवाज से समझते हैं कि इंसान है। लेकिन हाथ यहीं नहीं रुका।
वो धीरे धीरे बाहर आता गया। अब पूरी कलाई, फिर कोहनी, सारा हाथ और फिर एक चेहरा दरार के पास उभर आया, खोपड़ी जैसा, आंखों की जगह अंधेरा, मुंह जला हुआ जैसे उसने मरते वक्त भीतर से चीखा हो। वो सीधे मुझे देख रहा था। मुझे लगा दिल रुक जाएगा। चेहरे की दरारों से जलती भाप निकल रही थी। उसने धीमे टूटे हुए स्वर में कहा, हमें ऊपर आने दो। मेरी टांगे एकदम जवाब दे गईं। शेखरदा ने झटके से मेरा हाथ पकड़ा। दौड़ सुष्मिता, नहीं तो ये पटरी तुम्हें भी खींच लेगी। मैं भागना चाहती थी, पर जैसे मेरे पैरों में किसी ने वजन बांध दिया हो। तभी ट्रैक में फंसी आत्माओं ने एक साथ चीख मारी। एक लहर जैसी आवाज ट्रैक के नीचे से, जैसे 100 लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने दोनों कान बंद कर लिए। शेखरदा ने चिल्लाकर कहा, आंखें ऊपर रख, नीचे मत देख। लेकिन मैंने एक पल को नीचे देख लिया और मैंने देखा पटरी के नीचे कई चेहरे दबे हुए बाहर झांक रहे थे। जल चुके, कुचले हुए, आंखें खाली, सभी मुझे ही देख रहे थे। अचानक उनमें से एक ने ट्रैक के नीचे से लंबी सी उंगली निकालकर मेरा टखरा छू लिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं चीखी, दा, ये मुझे पकड़ रहा है। उन्होंने मुझे पूरे जोर से खींचा। भाग। हम दोनों जान बचाकर भागे। पटरी पीछे रह गई, पर वो आवाजें, वो चीखें अब भी हमारे पीछे दौड़ रही थीं। और तभी पीछे से एक गूंज आई, तुम्हें ऊपर ही आना होगा। मेरी हिम्मत टूटने लगी। मैंने कांपते हुए पूछा, दा, क्या ये हमें छोड़ेंगे? उन्होंने थूक निगल कर कहा, नहीं सुष्मिता, ये स्टेशन तुम्हें एक बार देख ले तो भागना बहुत मुश्किल होता है। मेरी रीढ़ की हड्डी सुन पड़ गई। हम दोनों तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे थे। मेरे कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें ऊपर ही आना होगा। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि सांस बाहर निकलती तो धुंध दिखती, जबकि रात इतनी ठंडी होनी नहीं चाहिए थी। मैंने कांपते हुए शेखरदा से पूछा, दा, वो आवाज किसकी थी? वो इंसान थी या भूत? उन्होंने बिना रुकते हुए कहा, ना वो इंसान है और ना पूरी तरह आत्मा। ट्रैक के नीचे फंसी कुछ चीजें मरती नहीं, बस दबकर सांस रुकने की हालत में अटक जाती हैं। वही आवाज थी। मैंने डर से खुद को समेट लिया। हम जैसे जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे, एक चीज अजीब लग रही थी। सारी लाइटें धीमी हो रही थीं, जैसे किसी ने पूरे स्टेशन की बिजली धीरे धीरे कम कर दी हो। सबसे पहले ट्यूब लाइटें हल्के हल्के झपकने लगीं, फिर पंखों की आवाज धीमी पड़ गई और फिर पूरा गलियारा धुंधला अजीब सा दिखाई देने लगा। शेखरदा रुक गए। ये अच्छा नहीं है। मैंने घबरा कर पूछा, अब क्या हुआ दा? उन्होंने चारों तरफ देखकर धीरे से कहा, जब स्टेशन की लाइटें अपने आप मंद पड़ें, मतलब वो पास है। मैं एक कदम पीछे हुई। कौन? उन्होंने धीरे धीरे कहा, वही औरत जो दीवार पर चढ़ रही थी। मेरी हड्डियां जैसे बर्फ बन गईं और तभी हमारे सामने प्लेटफॉर्म की आखिरी लाइट एक तेज चमक के साथ फट गई। चटाक! कांच के टुकड़े हवा में उड़ते हुए नीचे गिरे। पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया, सिवाय एक जगह के, जहां हल्की सी सफेद रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी जमीन पर नहीं थी, वो ऊपर दीवार पर थी। एक लंबी दुबली आकृति दीवार पर चढ़ी हुई हमें देख रही थी। उसके बाल हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे अंधेरे के धुएं से बने हों। उसकी गर्दन फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ रही थी। चिर चिर चिर, हड्डियों के टूटने जैसी आवाज। मैं फुसफुसाई, दा, वो फिर आ गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके हाथ पैर पहले से ज्यादा मोड़े हुए, उल्टे, जैसे उसने किसी को पकड़ने के लिए अपनी हड्डियां और तोड़ दी हों। उसने अपने काले विकृत चेहरे को ऊपर उठाया। आंखें बिल्कुल खोखली, लेकिन भीतर से कोई हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। वो दीवार पर चढ़ते चढ़ते रुक गई और धीरे धीरे उल्टा लटक गई, उसका सिर नीचे और शरीर ऊपर। पूरे प्लेटफॉर्म पर उसकी चटचटाती सांसें गूंज रही थीं। शेखरदा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पीछे मत हटना, भागे तो ये हमें प्लेटफॉर्म से गिरा देगी। मैं लगभग रो पड़ी, तो करे क्या? उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, जब तक लाइटें पूरी तरह बंद नहीं होती, ये हमला नहीं करती। और उसी सेकंड पूरा स्टेशन एक गहरी टू आवाज के साथ पूरी तरह अंधेरे में डूब गया।
मैंने डर से चीख मारी। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे और तभी अंधेरे में एक आवाज आई, तुम मेरे दिख गए हो। ये वही उसकी आवाज थी, लेकिन इस बार एकदम पास, इतनी पास कि लगा वो मेरे कंधे के ठीक पीछे खड़ी है। मैंने कांपते हुए फुसफुसाया, दा दा वो कहाँ है? लेकिन दा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छूना चाहा, लेकिन मेरे हाथ को खाली हवा मिली। मैंने कांपते हुए पुकारा, शेखर दा, और तभी मेरी दाईं तरफ किसी ने बहुत धीरे से मेरे बाल हटाए और एक बर्फीली सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। मेरी रीढ़ की हड्डी झनझना उठी। मैंने डर से आंखें बंद कर ली और वही धीमी दरारों वाली आवाज फुसफुसाई, तुम्हें ढूंढ लिया सुष्मिता। मेरी सांस सीने में अटक गई। उसकी ठंडी बर्फ सी सांस मेरी गर्दन पर कांटे खड़े कर रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि मैं अपनी पुतलियां भी महसूस नहीं कर पा रही थी। मैंने धीरे धीरे पुकारा, शेखर दा, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने निगल ली हो, एकदम दब कर निकली। अचानक मेरे बाएं कंधे पर किसी के नुकीले उंगलियों जैसे हाथ ने बहुत हल्के से पकड़ रखा था। इतनी धीमी पकड़, लेकिन इतनी ठंडी कि ऐसा लगे किसी ने बर्फ में से हाथ निकालकर मुझे छुआ हो। मैंने कांपते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, किसी उम्मीद में कि शायद वो शेखर दा हों, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसके हाथ से टकराईं, मैंने चीख मार दी। वो हाथ इंसान का था ही नहीं। उसकी उंगलियां एक एक करके बिना हड्डियों के लटकी हुई। छूते ही ऐसा लगा जैसे किसी गीले सड़े कपड़े में हाथ पड़ा हो। मैंने हाथ झटका और पीछे हट गई, लेकिन तभी अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम भागोगी नहीं। उसकी आवाज इतनी पास जैसे वो मेरे कान के अंदर बोल रही हो। मैंने हांफते हुए चारों तरफ हाथ फैलाए, शेखर दा, आप कहाँ हैं? कुछ कदम दूर से एक दबा दबा कराहने जैसा स्वर आया, सुष्मिता। मैं उस आवाज की तरफ भागी, लेकिन अंधेरा मेरे चारों तरफ किसी जीव की तरह लिपट रहा था। हर 2 कदम बाद मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। हर सांस के बाद ऐसा लगता कि कोई मेरी गर्दन पर फूंक मार रहा है। फिर अचानक मेरे पैरों के नीचे से किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मैंने नीचे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन पकड़ इतनी सख्त थी जैसे लोहे की पकड़ हो। वो आवाज फिर आई, तुम नीचे मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। अंधेरे में पटरी के किनारे से 2 हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। हड्डियों के बिना मुड़े हुए हाथ, जैसे कीचड़ से खींचकर निकाले गए हों। उन हाथों के ऊपर एक चेहरा उभरा। आंखों के गड्ढों में कुछ नहीं, नाक आधी टूटी, बाल गीले चिपके हुए, और उसके होठों से खून सा टपक रहा था। उसने वही वाक्य फिर दोहराया, ऊपर आओ। मेरी आंखें डर से बंद हो गईं। मैंने खुद को समेटकर चीख मारी, शेखर दा, और अचानक किसी ने पीछे से मेरा हाथ कसकर पकड़कर जोर से खींच लिया। मैं लगभग उछलती हुई अंधेरे से बाहर आई। मेरी आंखें खुली, हल्के हल्के एक कंपंपाती पीली रोशनी दिखी। मैंने गहरी सांस ली। मेरे सामने शेखर दा खड़े थे। उनके माथे से खून बह रहा था, सांसें तेज, लेकिन आंखों में वही डर। मैंने कांपते हुए पूछा, दा, वो चीज मेरे पीछे थी। उन्होंने मुझे कंधों से पकड़कर कहा, सुष्मिता, मेरे पास रहो, जो भी हो, अंधेरे में अकेली मत रहना। वो अंधेरा उसका घर है। मैंने रोते हुए पूछा, वो क्या है दा, कौन है वो? शेखर दा ने धीरे से कहा, वो मनुष्य की आत्मा नहीं, वो अधूरी मौत है जो इस स्टेशन पर दबे दबे सालों से किसी को ऊपर खींचने की तलाश में है। मैंने डर से कांपते हुए पूछा, हमें अब क्या करना होगा? शेखर दा ने गहरी टूटी हुई सांस लेते हुए कहा, जो करना होगा वो आसान नहीं है। अब हमें उस जगह जाना होगा जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। मैंने कंपकपाती आवाज में पूछा, कहां? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ट्रैक 14 का पुराना टनल, जहां इतने सालों से प्रवेश वर्जित है। स्टेशन की पीली मरती सी रोशनी हमारे ऊपर थरथरा रही थी। हवा में धूल नहीं, डर तैर रहा था। मैंने कांपते हुए शेखर दा का हाथ पकड़ा। दा, हम सच में ट्रैक 14 के टनल में जा रहे हैं, वही टनल जिसे रेलवे ने सालों पहले बंद कर दिया। उन्होंने धीमी थकी हुई आवाज में कहा, हाँ,
क्योंकि उस औरत की कहानी उसी अंधेरे में दबी है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों में फिर से डर उतरने लगा। हम आगे बढ़े। स्टेशन का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे सुनसान होने लगा। सिर्फ हवा की सिसकारी और दूर किसी रस्सी के हिलने जैसी आवाज। टनल की दिशा स्टेशन के बिल्कुल किनारे थी। जैसे जैसे हम पास जाते लाइटें और मंद होती गईं, जैसे अंधेरा हमें निगलने का इंतजार कर रहा हो। मैंने हिचकते हुए पूछा, दा, लोग कहते थे कि ट्रैक 14 शापित है, वहां रेलगाड़ी बिना वजह रुक जाती है, स्टाफ रात में काम करने से मना कर देता है। शेखरदा ने सिर हल्का झुकाया। लोग कहते कम हैं, जानते ज्यादा हैं, लेकिन जो सच है वो उससे भी भयानक है। हम दोनों रुक गए। हमारे सामने ट्रैक 14 का प्रवेश द्वार था। एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड, नो एंट्री, स्ट्रक्चरली अनसेफ। लेकिन साइन बोर्ड में से किसी ने 2 गहरी लकीरें खरोच दी थीं, जैसे नाखूनों से काटा गया हो। टनल के अंदर एकदम सन्नाटा, इतना गहरा कि अपना दिल धड़कना भी जोर से सुनाई दे रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, दा, वहां अंदर कोई है क्या? उन्होंने आंखें गहरी करते हुए कहा, कई साल पहले एक महिला सफाई कर्मचारी यहीं टनल के अंदर मारी गई थी। किसी ने उसे धक्का दिया और रेलगाड़ी आ गई। मैंने गला सूखते हुए पूछा, किसने? शेखरदा बोले, यही तो रहस्य है। पर उस रात उसकी चीखें टनल की दीवारों में समा गईं। उनकी आवाज भारी होने लगी। कहते हैं जिस आत्मा की मौत अधूरी हो और शरीर नहीं मिल पाए, वो दीवारों में अटक जाती है। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, और यही कारण है ये टनल आज भी जिंदा है। मैंने कांप कर कहा, वो औरत जिसे हमने देखा, वो वही है? शेखरदा धीरे से बोले, हाँ सुष्मिता, और वो किसी को अपने साथ ले जाने से पहले कभी नहीं रुकती। मेरी सांस अटक गई। अचानक टनल के अंदर से एक धीमी, बहुत धीमी खरोचने की आवाज आई। खर खर खर, जैसे किसी ने दीवार को नाखूनों से कुरेदना शुरू किया हो। मैं जड़ हो गई। खरोचने की आवाज और पास और पास और पास आती गई। शेखरदा ने मुझे अपनी तरफ खींचा, पीछे हटो। लेकिन तभी टनल के बिल्कुल अंदर धीमे धीमे एक सफेद सा चेहरा दिखाई दिया। बस चेहरा, बाकी शरीर अंधेरे में छिपा हुआ। चेहरे की त्वचा उधड़ी हुई, आंखें पूरी काली, और उसका मुंह धीरे 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 और खुलने लगा, जिस तरह इंसान का मुंह कभी नहीं खुल सकता। मैं कांपती आवाज में बोली, दा, वो हमें देख रही है। अचानक उसका चेहरा फैलने लगा, जैसे दीवार से अलग होकर हमारी तरफ बढ़ रहा हो, और उसके मुंह से केवल एक आवाज निकली, नीचे आओ। सारे ट्रैक की बजरी जैसे हिलने लगी। ट्रैक की लोहे की पटरियां हल्की हल्की कंपने लगी। टनल का अंधेरा अब हमें खींच रहा था। मैंने डर से शेखरदा का हाथ जोर से पकड़ा। दा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, अब ये हमें अंदर बुला रही है, कहानी खत्म करने के लिए नहीं, हमें खत्म करने के लिए। और तभी टनल के बिल्कुल भीतर उसका काला साया तेजी से हमारी तरफ झपटा, एक झटके से, एकदम तेज, इतना तेज कि आंखें भी पलक झपक नहीं पाईं, और टनल की पहली लाइट फट गई। हम दोनों चीखते हुए पीछे हट गए। टनल की गहराई में वो औरत अब बिल्कुल हमारे सामने थी। उसके होंठ हिल रहे थे, तुम अंदर आओगे। हमारे सामने खड़ी वो औरत अब पहले से कई गुना ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा जैसे किसी ने पानी में गलाकर फिर सुखा दिया हो, सूखा, उधड़ा हुआ, और आंखों में सिर्फ अंधेरा। उसके होंठ फिर हिले, अंदर आओ। इस बार उसकी आवाज ऐसी सुनाई दी जैसे कोई जमीन के नीचे से बोल रहा हो। मेरे पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई। शेखरदा ने फुसफुसाते हुए कहा, सुष्मिता, पीछे हटो, धीरे धीरे। लेकिन तभी उस औरत का सिर अचानक नीचे झुक गया। ऐसा लगा जैसे उसका गला एकदम ढीला हो गया हो, और फिर उसकी गर्दन ने 270 डिग्री का पूरा चक्कर काटा। एक ही झटके में कड़क, चिर्र, चटक। मेरी चीख गले में अटक गई।
जैसे ही उसका सिर घूमकर पूरी तरह हमारी तरफ हुआ, वो जमीन पर चारों हाथ पैरों से झटकेदार तरीके से आगे बढ़ने लगी। दीवार पर चढ़ने वाली वही हरकत, लेकिन अब जमीन पर। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए, हाथ खींचे हुए, और उसकी उंगलियां ट्रैक की बजरी में धंस रही थीं। खर्र खर्र खर्र। हर कदम के साथ पटरी कांप रही थी। मैं रो पड़ी, दा वो आ रही है। शेखर दा ने दांत भींचे, भागो मत, टनल के बाहर मत जाना, वो अंधेरे से बाहर नहीं आती। लेकिन आज कुछ अलग था। वो औरत अंधेरे से बाहर आ चुकी थी। उसकी काली उंगलियां पीली लाइट में चमक रही थीं, गंदी, सूजी हुई, जैसे सड़ चुकी हों। और फिर एक झटके में वो ठीक हमारे सामने रुक गई। उसका चेहरा मेरी कमर के बराबर था, दूर से झुकी हुई, और सिर उल्टा घुमाकर मुझे घूर रही थी। वो बहुत धीरे से बोली, तुम्हें याद करता है। मैं कांप गई। कौन? उसने अपनी काली उंगली मेरे माथे की तरफ उठाई, और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी परछाई दिखी। एक आदमी, एक ट्रेन की सीटी, एक पटरियों पर गिरता हुआ शरीर, चिल्लाहट, और एक लड़की की चीख जो बिल्कुल मेरी आवाज जैसी थी। मैं पल भर में पीछे हट गई। दा, ये क्या था? शेखंदा ने मुझे पकड़कर कहा, वो तुम्हें यादें दिखा रही है, आज की नहीं, किसी और की, जो इसी जगह मरी थी। मैंने घबराकर सिर पकड़ा, पर दा, वो आवाज मेरी जैसी क्यों थी? इसी से पहले कि दा कुछ बोलते, वो औरत तेजी से खड़ी हो गई। लेकिन खड़ी कैसे? ऐसे जैसे किसी ने उसके शरीर को धक्का देकर सीधा कर दिया हो। उसकी हड्डियां आवाज करती हुई अपनी जगह आ रही थीं। चिर्र चिर्र चिर्र। अब वो बिल्कुल सीधे हमारी तरफ देखने लगी थी। उसके होंठ हल्के हल्के खुले, और उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुमने उसे देखा है? मैं कांपकर पीछे हो गई। किसे? अचानक टनल की गहराई से एक दूसरी आवाज आई, इस बार मर्दाना, कर्राहट भरी, बहुत भारी। मैंने तुम्हें देखा है। हम दोनों एकदम अकड़ गए। ट्रैक के अंदर अंधेरे से एक और आकृति बाहर आ रही थी, धीमे धीमे लड़खड़ाते हुए, जैसे किसी ने उसे घसीटकर पटरी पर फेंका हो। मैं डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। दा, ये दूसरा कौन है? शेखर दा की आंखें फैल गईं। ये तो रेलवे रिकॉर्ड में नहीं था। यहां सिर्फ एक आत्मा थी। लेकिन वो आकृति अब पूरी तरह दिखाई दे चुकी थी। आधा शरीर चिपका हुआ, चेहरा कुचला हुआ, और आंखें टूटे कांच की तरह चमक रही थीं। औरत की गर्दन उसकी तरफ मुड़ी, और दोनों एक साथ बोले, तुम अंदर चलो। शेखरदा चीख उठे, सुष्मिता पीछे हट। लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों आकृतियां एक झटके में हमारी तरफ झपट पड़ी। हवा काटती हुई चीखें टनल में गूंज उठीं, और पूरा टनल लाल हो गया। रात के 2:57 हो चुके थे। हावड़ा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 लगभग खाली था। बस ऊपर जलती पीली टिमटिमाती लाइटें, और दूर पटरी पर गूंजती हल्की सी धातु की खटखटाहट। सीताराम और प्रकाश दोनों अपनी टॉर्च लिए धीरे धीरे उस पुराने रेलवे क्वार्टर की ओर बढ़ रहे थे, जहां कल रात औरत की परछाई दिखी थी। जैसे ही दोनों अंधेरे गलियारे में पहुंचे, अचानक हवा एकदम से ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सांस बाहर निकलते ही धुआं बन रही थी। सीताराम धीरे से फुसफुसाते हुए, प्रकाश सुन, ये आवाज। पटरी के दूसरी तरफ कहीं से किसी औरत की सिसकियां आती महसूस हो रही थीं। पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज, फिर ऐसे जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। प्रकाश ने टॉर्च उस दिशा में मारी, लेकिन सामने सिर्फ पटरी, खाली जगह और हवा। फिर बिना किसी चेतावनी के एक बेहद तेज, बेहद कर्कश ट्रेन की सीटी जैसी आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। लेकिन रात में उस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। सीताराम के हाथ कांपने लगे। भाई, ये वही है, वही सीटी जिस रात वो हादसा हुआ था। उस रात भी ट्रेन आई ही नहीं थी। और तभी पटरी के बीच में एक औरत की सफेद साड़ी दिखी। साड़ी जैसे हवा में स्थिर हो, पर उसमें कोई शरीर न हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, सफेद साड़ी हवा में उड़ गई, जैसे किसी ने उसे झटके से उछाल दिया हो।
उसके पीछे धुंध के बीच एक महिला की आकृति बनी। चेहरा अध जला, बाल बिखरे हुए और आंखें पानी की तरह काली। वह औरत धीरे धीरे पटरी से उतरकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर पटरी टुन टुन की आवाज कर रही थी। प्रकाश इतना डर गया कि पीछे हटते हटते उसकी पीठ पुराने सिग्नल बॉक्स से जा टकराई। औरत रुक गई। उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ मुड़ा और ठंडी टूटी आवाज में बोली, मेरी ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई? उसकी आवाज जैसे हड्डियां चटकने जैसी लगी। फिर वो अचानक तेजी से दौड़कर 2 कदम में उनके बिल्कुल सामने आ गई। चेहरा इतना पास था कि सीताराम को उसकी जली हुई त्वचा की गंध तक महसूस होने लगी। प्रकाश डर के मारे जमीन पर गिर गया। सीताराम कुछ बोल पाता उससे पहले औरत ने उसके कान के पास फुसफुसाया, जिसे पटरी बुलाती है वो वापस नहीं जाता। और इसी के साथ पूरे स्टेशन की लाइट एक ही पल में बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, औरत की हंसी और दूर कहीं गूंजती फिर वही अदृश्य ट्रेन की सीटी। अंधेरा पूरे हावड़ा स्टेशन को निगल चुका था। ना कोई गार्ड, ना कोई यात्री, ना कोई रोशनी, बस दूर से आती ट्रेन के चलने की आवाज। लेकिन पटरी पर कुछ भी नहीं था। प्रकाश जमीन पर पड़ा कांप रहा था। सीताराम ने जैसे तैसे हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन तभी पटरी के लोहे के खंभे अपने आप हिलने लगे, ऐसे जैसे किसी बहुत भारी चीज का कंपन उनमें उतर रहा हो। सीताराम घबरा गया। ये असली ट्रेन तो हो ही नहीं सकती, किसी अदृश्य चीज का प्रेशर है। लेकिन आवाज बढ़ती गई, पहिए जैसे उनके आसपास घूम रहे हों। पहियों की धड़ धड़ धड़, लोहे की खटखटाहट और हवा में धुआं, पर वहां कोई इंजन नहीं था। अचानक पटरी नंबर 14 की बजरी एकदम से उछलने लगी, जैसे किसी भारी इंजन का वजन उस पर पड़ रहा हो। प्रकाश चीख पड़ा, सीताराम भाग! लेकिन वो कह पाता उससे पहले धुआं गाढ़ा होकर इंसानी शक्ल लेने लगा। एक महिला का शरीर, आधा सा, उसके पैरों की जगह सिर्फ पटरी के पहिए घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे उसका निचला हिस्सा ट्रेन के नीचे पिस चुका हो। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा धुआं, और आंखें सफेद, कोई पुतली नहीं। वो धीरे धीरे दोनों के बीच आकर रुक गई। हवा में झूलते कटे हुए अपने हाथ से उसने पटरी छुई, और छूते ही लोहे की पटरी लाल गरम हो गई, धधकती हुई, जैसे किसी इंजन की आग उसके अंदर समा रही हो। वो औरत टूटी आवाज में बोली, सब कहते हैं मैं मर गई, पर मैं अब भी अपनी ट्रेन ढूंढ रही हूं। उसके पीछे अदृश्य इंजन की रोशनी चमकी, लेकिन सामने कुछ नहीं था। अचानक वो औरत ऐसे झपटी जैसे किसी की गर्दन पकड़ने आई हो। सीताराम किसी तरह साइड हट गया, लेकिन प्रकाश, उसके पैर अदृश्य पहिए की पकड़ में आ गए। पटरी पर कड़ा रड़ा रड़ की आवाज से लगता था जैसे कोई चीज उसे घसीट रही हो। प्रकाश चीख रहा था, मदद भाई, छोड़ मत देना। सीताराम ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कोई भारी ताकत प्रकाश को पटरी की तरफ खींच रही थी। उस अदृश्य ट्रेन के पहिए घूम रहे थे, हवा गर्म हो चुकी थी। औरत चीख रही थी, मेरे साथ चल, मेरी आखिरी यात्रा अधूरी है। एक जोरदार झटका और प्रकाश का शरीर पटरी पर कुछ मीटर तक घिसटता चला गया। सीताराम जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने सिर्फ इतना दिखा, धुआं, पहिए और प्रकाश की फीकी पड़ती चीख, और फिर सब शांत। बस हवा में वही अदृश्य ट्रेन की सीटी धीरे धीरे दूर जाते हुए, जैसे कोई ट्रेन अपनी मंजिल पर बढ़ रही हो। सीताराम घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी सांसें टूट रही थीं और आंखों के सामने अभी भी प्रकाश के घसीटते जाने की तस्वीर घूम रही थी। चारों तरफ मौत का सन्नाटा, बस पटरी से आती हल्की सी टिक टिक टिक, जैसे कोई अदृश्य पहिया अब भी घूम रहा हो। सीताराम कांपते हुए उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रकाश। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का ठंडा झोंका आया। तभी उसकी जेब में रखा रेलवे का वॉकी टॉकी अपने आप चालू हो गया। सीताराम, सुन पा रहे हो? वो आवाज प्रकाश की थी। सीताराम का दिल थम गया। प्रकाश, कहाँ है तू? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर टूटी हुई गहरी आवाज, वो मुझे ले गई भाई, मैं पटरी के नीचे हूं, अंधेरा है, बहुत ठंड है।
सीताराम की आंखों में आंसू भर आए। मैं आ रहा हूं, बोल कहां? अचानक वॉकी टॉकी से जोर की खर्राहट आई। फिर प्रकाश फुसफुसाया, पीछे मत देखना, वो तेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। सीताराम का पूरा शरीर पत्थर हो गया, सांस अटक गई, रीढ़ में बर्फ उतर गई। उसने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन हवा में किसी के बालों के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। फिर स्स, उसके बिल्कुल कान के पास एक महिला की ठंडी टूटी हुई आवाज, अपनी ड्यूटी पर वापस चलो या उसी ट्रेन का हिस्सा बन जाओ। सीताराम ने हिम्मत कर पलटकर देखा और उसका खून जम गया। वो औरत जिसके पैर नहीं थे, नीचे घूमते अदृश्य पहिए थे, चेहरा आधा जला आधा धुआं, वो अब सीधे उसके सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीताराम की आंखों में घुसती जा रही थीं। वो धीमे से बोली, मैं जिस रात मरी थी उसी रात की ड्यूटी अब तुम्हारी है। एक झटका और उसने सीताराम की कलाई पकड़ ली। तुरंत कलाई की नसें जैसे जम गईं, सांस रुकने लगी। दीवारों पर चढ़ती काली परछाइयां फिर उभरने लगीं। हर खंभे पर उसकी सूरत दिखाई देने लगी, कभी उल्टी, कभी सीधी, कभी बिना चेहरा, कभी सिर्फ आंखें। अचानक प्लेटफॉर्म पर लगी पुरानी रेलवे पीएस सिस्टम अपने आप चालू हो गई। हावड़ा छाया स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 14 से आत्मिक प्रस्थान के लिए तैयार है। सीताराम लगभग बेहोश सा गिर गया। नहीं, मुझे मत ले जा, प्लीज। वो औरत झुककर उसके कान पर बोली, हर रेल कर्मी एक बार मेरी आखिरी यात्रा जरूर पूरी करता है। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सीताराम की आंखें पथरा गईं, ट्रैक चमकने लगा, अदृश्य हेडलाइटें फिर जल उठीं और फिर पटरी पर तेज रफ्तार से कुछ आया, सीताराम को अपनी ओर खींचते हुए। एक चीख, एक झटका और आवाज पूरी तरह बंद, सिर्फ धुआं और स्टेशन पर गूंजता पीए सिस्टम। यात्री का नाम सीताराम, स्टेशन पर हमेशा के लिए दर्ज। हावड़ा स्टेशन की रात में सीताराम की चीख जैसे हवा में घुलकर गायब हो गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14, जहां कोई ट्रेन आधिकारिक रूप से आती ही नहीं, अब मौत की अजीब सी खामोशी ओढ़े खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय कंट्रोल रूम की पुरानी फाइलें अपने आप खुलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पलटा हो। ड्यूटी इंस्पेक्टर घोष ने देखा फाइल नंबर 67 4/14, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था छाया एक्सप्रेस, केस बंद 1978। घोष के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने फाइल उठाई, धूल उड़ती हुई जैसे किसी पुरानी आत्मा की सांस हो। फाइल में पहला पन्ना, एक पुरानी तस्वीर, अंधेरा, धुंध और टूटी हुई रेलवे बोगी। नीचे लिखा था 14 जून 1978, दुर्घटना, 32 यात्री गायब, ट्रेन का इंजन नहीं मिला। घोष की आवाज कांप गई, ये कैसे संभव है? तभी कमरे की लाइटें फ्लिकर करने लगीं और वॉकी टॉकी में सीताराम की टूटी खोखली आवाज गूंजी, घोषदा, देर मत करना। घोष का दिल रुक सा गया। सीताराम, तू जिंदा है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, वही गलती मत दोहराना जो हमने 1978 में की थी। घोष को अचानक वो घटना याद आई जब उसने बतौर ट्रेनी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एक रहस्यमयी ट्रेन की रोशनी देखी थी। उसने तब अपने सुपरवाइजर से पूछा था, सर ट्रेन कहाँ गई? और जवाब मिला था, जिसे देख लिया वो याद नहीं करता घोष। घोष फाइल के आखिरी पन्ने तक पहुंचा और वहां लिखा था, छाया एक्सप्रेस, ये ट्रेन समय से बाहर चलती है, हर 40 साल बाद लौटती है अपना अधूरा सफर पूरा करने। घोष ने तारीख देखी, 14 जून 1978 और नीचे लिखा, अगली वापसी 14 जून 2018। उनके हाथ कांप गए। ये वही साल था और आज 12 जून की रात थी, मतलब सिर्फ 2 दिन बाद वो अदृश्य मौत की ट्रेन पूरी ताकत से फिर लौटने वाली थी। तभी दराज में रखी पुरानी रजिस्टर बुक अपने आप खुली। उसमें लिखा था, ड्यूटी पर मौजूद प्रकाश सीताराम और अगला नाम घोष। घोष की सांस रुक गई। उसने चौंक कर पीछे देखा और उसके सामने सीताराम खड़ा था, वही ड्यूटी वाली वर्दी, लेकिन चेहरे पर आधी परछाई आधा अंधेरा। सीताराम शांत आवाज में बोला, घोषदा, ट्रेन आने वाली है और इस बार वो सिर्फ एक आदमी नहीं ले जाएगी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। इस बार पूरा प्लेटफॉर्म जाएगा। घोष के पैरों ने साथ छोड़ दिया, उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। तभी सीताराम धीरे धीरे मुस्कुराया, एक डरावनी टूट चुकी मुस्कान, और बोला, चलिए दा, आपकी भी ड्यूटी शुरू होती है।
अगले ही पल आसमान में कहीं दूर ट्रेन की सीटियां गूंजने लगीं, धीमी पर बेहद गहरी। वू! स्टेशन की जमीन कांपने लगी, हवा ठंडी हो गई, धुंध फैलने लगी और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अकेला बल्ब जल उठा। छाया एक्सप्रेस लौट रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। घोष के होंठ कांप रहे थे, उसकी सांसें धुंध बनकर बाहर निकल रही थीं। जून की गर्म रात में ये असंभव था, पर आज संभव वही था जो कभी हुआ ही नहीं था। सीताराम उसके सामने खड़ा था, आधा इंसान आधा कुछ और, आंखों में कोयले की काली परछाई और चेहरा जैसे रोशनी उससे टकराकर अंधेरे में घुल जाती हो। घोष हकलाया, सीताराम, तू जिंदा नहीं?" सीताराम धीरे से बोला, "मैं मरा नहीं दा, मैं बस दूसरी तरफ हूं।" अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। टप 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 आखिरी बल्ब जल रहा था और उसके नीचे धुंध का एक घेरा बन रहा था। घोष ने कांपते हुए देखा, लंबी पटरी पर हवा तेज होती जा रही थी। रेल की पटरी अचानक हल्की हल्की लाल चमकने लगी, जैसे किसी अदृश्य इंजन का पहिया गर्म हो रहा हो। दूर अंधेरे में एक धीमी सी धातु की आवाज उभरी, ठक 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 ठक। घोष के कान सुन्न हो गए। ये आवाज ट्रेन की थी, पर ट्रेन दिख नहीं रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी पुरानी लोहे की छत हल्का सा हिल गई, जैसे भारी झोंका उसके ऊपर से गुजरा हो। धुंध और मोटी होने लगी, अब सिर्फ 5 कदम आगे तक दिख रहा था। सीताराम धीरे धीरे आगे बढ़ा, "दा, अब जो भी हो पीछे मत देखना।" घोष एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था, पर ट्रेन की आवाज अब बहुत पास थी। ठक 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 ठक, तेज, जोरदार, लगभग सर के अंदर घुसती हुई। तभी पटरी के दोनों किनारों पर लाल सिग्नल अपने आप जल उठे, बिना किसी ऑपरेटर के, बिना किसी आदेश के। पूरा प्लेटफॉर्म लाल रंग से नहा गया। घोष की सांस अटक गई। हे भगवान! धुंध के बीच अब कुछ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे एक इंजन की काली परछाई उभरने लगी, लेकिन उसके पहिए जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इंजन हवा में तैर रहा था, उसके नीचे काला धुआं घूम रहा था, जैसे किसी नरक से आया हो। इंजन के सामने कोई नंबर नहीं था, बस एक शब्द, छाया। और जैसे ही इंजन पूरी तरह सामने आया, सारी धुंध उसके अंदर समा गई। लंबी टूटी हुई सीटी हवा में गूंज उठी। वू! घोष कान बंद करके बैठ गया। ये आवाज इंसानों के लिए नहीं थी, ये आवाज मरे हुए यात्रियों की पुकार जैसी थी। सीताराम ने मुंह उठाकर कहा, "दा, इसका सफर अधूरा था। आज रात ये अपने यात्री लेने आई है।" घोष ने डर से पूछा, "कौन कौन यात्री?" सीताराम धीरे से उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, "जिन्होंने इसे देखा है।" उसी वक्त ट्रेन के पहले डिब्बे की खिड़की में कोई चेहरा दिखा, सड़ा हुआ, जला हुआ, आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। उसके होंठ खुले और उसके अंदर से आवाज आई, "घोष, तेरी सीट खाली है।" घोष का दिल सीने में फटने लगा। उसने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले, अंदर से घना काला धुआं निकला और एक एक करके मृत यात्रियों की परछाइयां बाहर झांकने लगीं। सीताराम ने हाथ बढ़ाया, "दा, वक्त खत्म हो रहा है, या तो तू भाग या फिर ट्रेन में चढ़।" गौरव जड़ हो चुका था। काला कमरा उसके सामने था और उस कमरे की गहराई में 2 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन किसी के कदमों की आवाज नहीं, बस हवा और एक बहुत धीमी टूटती हुई सांस। हा हा। गौरव पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। उसका गला सूख चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर आवाज नहीं निकलती। अचानक कमरे की काली छाया से एक महिला की आकृति बाहर आती है। चेहरा धुंध में ढका हुआ, बाल भीगे हुए और रेलवे यूनिफॉर्म जैसी कोई पुरानी ड्रेस। गौरव ने कांपती आवाज में पूछा, "आप संगीता शर्मा हो?" महिला की गर्दन एक तेज खड़खड़ आवाज के साथ असामान्य तरीके से बाईं तरफ मुड़ी, फिर दाईं तरफ, जैसे उसकी हड्डियां जंग लगी मशीन हों। वो धीरे धीरे आगे आई और गौरव के इतने पास खड़ी हो गई कि उसकी सड़ी हुई सांस गौरव की आंखों में चुभने लगी। फिर उसने कहा, "मैं अभी अधूरी हूं।" गौरव की रूह कांप गई। क्या क्या चाहती हो आप?" महिला की आंखें और चमकने लगीं। वो गुर्राहट भरी आवाज में बोली, "मेरी आखिरी ड्यूटी पूरी करवाओ।" गौरव हिल भी नहीं पाया। महिला ने अपना हाथ उठाया,
हाथ जिसमें सिर्फ चमड़ी के टुकड़े थे और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसने गौरव की शर्ट पकड़ ली। स्पर्श इतना ठंडा जैसे बर्फ की सुइयां त्वचा में धंस रही हों। फिर एकदम से पूरे क्वार्टर की बिजली बंद हो गई। पूरा इलाका काला, सन्नाटा। सिर्फ एक आवाज, टूटे माइक्रोफोन जैसी, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गाड़ी आ रही है। गौरव हड़बड़ाकर बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर अब उसका क्वार्टर नहीं था, बल्कि हावड़ा स्टेशन का खाली, पुराना, बंद किया गया प्लेटफॉर्म उसके सामने था। प्लेटफॉर्म नंबर 5, ठीक वैसे ही जैसे 1998 में था। गौरव वहीं खड़ा रह गया। पीठ के पीछे महिला की आवाज गूंजी, अब तेरी ड्यूटी शुरू होती है। गौरव अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ा था। आसपास कड़क अंधेरा था, सिर्फ पुरानी टिमटिमाती लाइटें और धुंध में झलकती ट्रेन की अधूरी परछाइयां। वहीं वो महिला, संगीता शर्मा, धीरे धीरे उसके सामने आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जल चुका, आधा धुंध में, लेकिन आंखें पूरी सफेद और कुछ बोलने को तैयार। गौरव ने हिम्मत करके पूछा, संगीता, 1998 की रात क्या हुआ था? आप क्यों प्लेटफॉर्म पर अटकी हुई हो? महिला की आवाज अब शांत पर डरावनी थी। मैं उस रात नाइट ड्यूटी पर थी। स्टेशन के बंद प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक ट्रेन आनी थी, पर ट्रेन कभी नहीं आई। इंजन गायब था, यात्री गायब थे और मुझे मार दिया गया। गौरव कांपते हुए पीछे हटा। क्यों? किसने? संगीता की आवाज टूटती हुई थी। स्टेशन के अंदर कुछ अजीब था। एक अदृश्य ट्रेन जो समय से बाहर चलती है। जो लोग इसे देखते हैं उन्हें अपना यात्री बना लेती है। उसने गौरव की ओर झुककर कहा, मैंने हर साल इंतजार किया किसी को मेरी ड्यूटी पूरी करने के लिए। जो भी प्लेटफॉर्म पर आएगा वो मेरे साथ ड्यूटी करेगा या ट्रेन में शामिल होगा। धुंध के बीच गौरव ने देखा, पुराने यात्रियों की परछाइयां धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उभर रही थीं। सभी की आंखें खाली, सभी के चेहरे अधूरे और सभी अब गौरव की तरफ बढ़ रहे थे। संगीता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। समय खत्म हो गया, ड्यूटी शुरू होती है। गौरव के कानों में अचानक ट्रेन की वही टूटी फूटी सीटी गूंजी, वू, और तभी उसने महसूस किया स्टेशन की हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी रूह तक कांप उठी। ट्रेन की परछाई धीरे धीरे सिर्फ धुंध नहीं बल्कि संपूर्ण प्लेटफॉर्म को घेर रही थी। गौरव जान गया अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, भागो या मर जाओ। और वो दौड़ा। पल पल उसके पीछे सिसकती आवाज, तेरी ड्यूटी अब शुरू होती है। गौरव प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए हकीकत और भयानक वास्तवता के बीच फंसा हुआ था। सामने पूरी तरह उभर चुकी थी छाया एक्सप्रेस। इंजन हवा में तैर रहा था। खिड़कियों में मृत यात्रियों की परछाइयां झूल रही थीं। संगीता शर्मा उसकी ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और खाली, चेहरा आधा धुंध और आधा जल चुका। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और अधूरी वर्दी की आवाज हवा को चीर रही थी। गौरव के कान में धीरे धीरे उसकी फुसफुसाहट गूंजी, ड्यूटी पूरी करो। गौरव ने साहस जुटाया, मैं भागूंगा, मैं मरना नहीं चाहता। संगीता ने हंसते हुए कहा, भागना कोई काम नहीं आएगा। जो प्लेटफॉर्म पर आता है वो मेरा यात्री बन जाता है। तभी छाया एक्सप्रेस ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के छोर की ओर बढ़ना शुरू किया। धुएं के बीच से मृत यात्रियों की परछाइयां गौरव की तरफ झुक रही थीं। गौरव ने देखा, उनमें से एक का चेहरा पूरी तरह पहचान में आया। वो वही सीताराम था जो उसे पहले रात बचा चुका था, पर चेहरा अब खाली, अधूरा और डरावना था। उसने गौरव की तरफ हाथ बढ़ाया, भाग, भाग और मत रोक। गौरव ने संगीता और ट्रेन की तरफ देखा, समझ गया अगर उसने समय रहते नहीं भागा तो वो भी उन अधूरे यात्रियों में शामिल हो जाएगा। वो दौड़ा। हर कदम पर उसके पीछे ट्रेन के पहिए धड़ धड़ कर रहे थे। मृत यात्रियों की चीखें कानों में गूंज रही थीं।
अचानक प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई सीढ़ी दिखाई दी। गौरव ने अंतिम शक्ति से छलांग लगाई और सीढ़ी के पार हवा, धुआं और अंधेरा उसके ऊपर से भाग गया। पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ धुंध थी और ट्रेन की सीटी धीमे धीमे खो रही थी। संगीता की फुसफुसाहट अब सिर्फ हवा में गूंज रही थी। तुम भाग गए, पर ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। गौरव जमीन पर गिरा, सांसें तेज, हृदय धड़क रहा। वो बच गया था, लेकिन पता था छाया एक्सप्रेस और संगीता की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होगी। गौरव अब स्टेशन के बाहर खड़ा था। हवा ठंडी थी, लेकिन अब ट्रेन और संगीता दिखाई नहीं दे रही थीं। उसके दिल में हल्की राहत थी, पर डर अभी भी मौजूद था। वो पीछे मुड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 अब खाली और सुनसान था। लगता था सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी उसने देखा, पटरी पर कुछ निशान थे। सिर्फ इंसानी पैर के नहीं, बल्कि कुछ ऐसे निशान जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मिटा रही हो। गौरव ने सांस ली और अपने आप से कहा, शायद मैं बच गया। पर तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था, ड्यूटी पूरी नहीं हुई, तुम अब अगले हो। गौरव की रूह कांप गई। फोन अपने आप बंद हो गया। वो भागकर स्टेशन की ओर गया, लेकिन प्लेटफॉर्म के चारों ओर हल्की धुंध गहराती जा रही थी। काले कमरे की याद, संगीता की फुसफुसाहट, मृत यात्रियों की परछाइयां, सब कुछ उसके सामने घूम रहा था। अचानक हवा में एक ध्वनि गूंजी, ट्रेन की टूटी फूटी सीटी, वू वू। गौरव समझ गया, छाया एक्सप्रेस कभी नहीं मरती। जो एक बार उसे देख लेता है, उसकी ड्यूटी अधूरी रहती है, और हर 20 साल बाद ये लौटती है, अपने अधूरे यात्रियों को पूरा करने। गौरव की आंखों में डर और समझदारी दोनों झलक रहे थे। वो जान गया, आज वो बच गया, लेकिन छाया एक्सप्रेस की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। और हवाओं के बीच, कहीं दूर, धुंध में, उसने हल्की परछाई देखी। संगीता शर्मा प्लेटफॉर्म पर लौट आई। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो बस शुरुआत है। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा? क्या आपने ये कहानी पहले कभी सुनी है? अपने जवाब कमेंट में जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक सोचिए इस कहानी के बारे में, और याद रखिए, अगली बार जब भी आप किसी स्टेशन जाएं, कौन जाने वहां क्या या कौन आपका इंतजार कर रहा हो। अनटोल्ड कहानियां के साथ बने रहिए। डरावने सच की खोज अभी खत्म नहीं हुई है।